मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे सब कैसे होगा। अरे बेटा सब सही होगा, चिंता मत कर। लेकिन मामी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा ऐसे नहीं डरते, तू तो शेरनी है ना, और शेरनियां कभी डरती है क्या? हाँ बिना मामी बस मजाक करती रहती है। मैं सच बोल रही हूँ। अब तुम्हें मजाक लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस छोड़ो नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है आप कहती है तो। मामी अगर आज मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा लगता ना। बिना माँ के जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हाँ उन्हें तुम पर बहुत नाज होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी भी वो तुम्हें देख रही है, उन्हें तुम पर गर्व भी है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो और एक अच्छी बहू भी साबित होगी। ठीक है मामी। आज अंजलि की शादी थी, लेकिन उसके साथ उसकी माँ नहीं थी। इस बात का उसे बहुत दुख था और उसे डर भी लग रहा था कि आगे जाकर पता नहीं वो सब कुछ अच्छे से संभाल पाएगी या नहीं। शादी के कुछ दिन बाद, मम्मी जी चाय पत्ती खत्म हो गई है। खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि क्या चाय पत्ती का पैकेट घर में रखा है? कहाँ रखा है? अरे अब ये छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछती रहेगी। जाकर रसोई में देख, रसोई का सामान भला और कहाँ मिलेगा? रसोई में होगा, जाकर ढूंढ ले। ठीक है। अंजलि पूरी रसोई में चाय पत्ती का पैकेट ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अब क्या करूं, मुझे तो पैकेट कहीं नहीं मिल रहा। अंजलि बाहर आकर शांति को बताती है, मम्मी जी मुझे पैकेट कहीं नहीं मिला, लगता है खत्म हो गया है। अरे तो पहले बताना चाहिए ना, अब अचानक से कहाँ से मंगवाऊं? जब बिल्कुल डिब्बा खाली हो गया तब बता रही है। माफ करना मम्मी जी, मैं अभी जाकर दुकान से ले आती हूँ। कोई नहीं, अब मैं ही ले आऊंगी। शांति बाजार से चाय पत्ती लाती है। आप आ गई मम्मी जी? नहीं, मैं कहाँ गई, अभी तो रास्ते में हूँ। यहाँ तो बस मेरा भूत आया है। नहीं, वो मेरा मतलब था कि। बस तेरा कुछ भी मतलब हो, ये सब छोड़। चाय पत्ती ला दिए, जाकर चाय बना दे। मेरे तो सर में दर्द हो गया। जी अभी बना कर लाती हूँ। अंजलि चाय बनाकर लाती है और शांति को चाय देती है। फिर अगले दिन दोपहर में, बहू आलू के चिप्स बना दियो और उन्हें सुखा दियो। ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। अंजलि आलू के चिप्स बनाने के लिए उन्हें कट कर लेती है और कट करने के बाद, अब इन्हें सुखाऊं कहाँ, मम्मी जी से जाकर पूछ लेती हूँ। अंजलि ये पूछने के लिए शांति के पास आती है। मम्मी जी मैंने आलू कट करके सब रेडी कर दिया है, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि इन आलूओं को कहाँ रखूं? एक काम कर, मेरे सर पर रख दे। नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर पर भी भला कोई आलू सुखाता है? हाँ बिल्कुल सही कहा। जब इतना दिमाग है भगवान ने दिया हुआ, तो जाकर इन्हें वहीं सुखा दे जहाँ इन्हें सुखाया जाता है। वही तो पूछने आई थी, इन्हें छत पर सुखा दूं या कहीं और? अरे जब छत पर सुखाते हैं तो छत पर ही सुखाएगी ना, क्यों बिना वजह टाइम पास करने आ जाती है मेरे पास और फालतू के सवाल पूछती है। जाकर छत पर सुखा दे। छोटी सी बात है, इसमें बड़ा पूछने वाली क्या बात थी? ठीक है मम्मी जी, ऐसे ही कर देती हूँ। अंजलि बहुत ही शरीफ थी, वो इस घर में नई भी थी। उसे हमेशा यही डर सताता था कि कहीं किसी काम में उसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसे कुछ भी पूछना होता तो वो अपनी सास से पूछ लिया करती थी। लेकिन अंजलि की सास शांति, जिससे बिल्कुल शांति नहीं थी, वो तो अंजलि की हर छोटी छोटी बात का उल्टा ही जवाब देती और उसे बहुत रूखा व्यवहार करती। जब अंजलि छत पर चिप्स सुखाने जाती है, मम्मी जी पता नहीं क्यों हमेशा इतने गुस्से में रहती है। अब मुझे कई बार कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उनसे ही पूछूंगी ना, अब भला किससे पूछूंगी? अंजलि खुद से बातें करते हुए चिप्स सुखा रही थी कि उसके सामने वाली छत पर उसकी पड़ोसन शीला आ जाती है और उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे अंजलि बेटा क्या कर रही हो? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज तो चिप्स सुखाए जा रहे हैं? जी आंटी जी बस। अच्छा बेटा, सभी आलू को ना थोड़ा दूर दूर करके सुखाओ, उससे आलू जल्दी भी सूख जाएंगे। अभी सब पानी की वजह से चिपके हुए है ना? हाँ हाँ, वो ना आज मैं पहली बार कर रही हूँ ना आंटी जी, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो क्या हो गया, हमने भी ये काम कभी पहली बार किया था तब हमें भी नहीं पता था। हाँ आंटी जी थैंक यू सो मच। मुझे डर लगता था कहीं मुझसे काम में ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में वैसे भी हर काम कभी ना कभी पहली बार ही रहा होगा, तो पहली बार काम अच्छे से नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर रहना चाहिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो किसी से पूछ लो। जी आंटी जी बिल्कुल सही कहा आपने।
अंजलि चिप्स सुखाकर नीचे आती है। कुछ दिन बाद पूरी फैमिली को रेडी होकर एक फंक्शन में जाना था। तब अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कपड़े पहनूं या कौन सी साड़ी पहनूं और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी है। मम्मी जी से पूछूंगी तो फिर से मुझे डांटेंगी कि मैं उनसे इतनी बेसिक सी बात भी पूछ रही हूं। क्या करूं मैं। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद अंजलि आखिरकार रेडी होकर नीचे आती है। अरे नीले रंग की साड़ी क्यों पहन ली? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है क्या? बताओ, इसे इतना भी नहीं पता कि हम कीर्तन में जा रहे हैं और पूजा पाठ में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। ओह अच्छा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुझे आखिर पता क्या रहता है? हर बात में तेरा बस यही रहता है, पहले गलती कर देती है फिर माफी मांग कर कहती है मुझे पता नहीं था। अरे ये छोटी मोटी मामूली बात है, इतनी बातें तो सबको पता रहती, तो तुझे क्यों कुछ पता नहीं? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अभी घर में नई बहू है, उसे घर के तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ही। अरे अब इसे 3 महीने होने को आए, अभी भी इसे सब समझाना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं माँ, अब गुस्सा छोड़ो। अच्छा अंजलि, अब तुम जाओ और जल्दी से साड़ी बदल कर आ जाओ। जी ठीक है, मैं बस अभी आई 2 मिनट में। अंजलि साड़ी बदलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ शांति। लो जी, अब हम बैठ जाते हैं आराम से, इसकी वजह से अब हमें भी लेट होना पड़ेगा। पहले इतनी देर से तैयार होकर आई थी, अब दुगना समय लगेगा। अरे कोई बात नहीं, अब बस भी करो, 10 मिनट में कुछ लेट नहीं होता, हम बस अभी पहुंच जाएंगे। अंजलि दोबारा रेडी होकर आती है और उसके बाद सब जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है। कुछ दिन बाद अंजलि और रोहन की किसी बात पर बहस हो जाती है। तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, तुमने आज मेरी सारी फाइल्स मिक्स कर दी। अगर मैंने गलती से फाइल मिक्स कर भी दी तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? फाइल मिक्स करने की वजह से मैं आज इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफिस में ले जाना भूल गया था। तो आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं आपकी फाइल ऑफिस ले आती। लेकिन जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। तुम बाद में काम को सही करने से पहले शुरू में ही काम को सही कर लो, तो ऐसी नौबत ही नहीं आई। इसलिए बेहतर होगा कि अपना काम पहले से ही ठीक से किया करो। अरे तो मैंने कौन सा जानबूझकर किया है, ये गलती से हो गया है। जिसे देखो इस घर में बस मेरी गलतियां गिनवाता रहता है। अरे अभी सब नया है, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए सब चीजों को समझने के लिए। प्यार से भी तो मुझे समझाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हर वक्त सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाना होता है। अंजलि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो घर के बाहर बैठ जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। जिसे देखो बस मेरे काम में या तो कमियां दिखाता या मुझे डांटता है। तभी वहां उनकी पड़ोसन शीला आती है। अंजलि को ऐसे रोता हुआ देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह बाहर बैठ कर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी और इनकी आज लड़ाई हो गई। अंजलि शीला को पूरी बात बताती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। पति पत्नी के बीच तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। अब घर में 2 बर्तन होंगे तो शोर भी होगा। कभी कभी प्यार से रहते हैं तो कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं है। बात यह है कि मैं अगर किसी से कुछ भी पूछती हूँ तो उसका कोई मुझे तमीज से जवाब ही नहीं देता। कई बार होता है कि मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती और जब मैं उनसे पूछूं तो मुझे आड़े टेढ़े जवाब दिए जाते हैं। अब मुझे परेशानी होगी तो मैं किससे पूछूं? मेरी तो माँ भी नहीं है जो मैं उनसे कॉल करके पूछ लूं। अगर ऐसा है ना तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज में कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे बेझिझक मदद मांग लो, कभी हिचकना मत। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू सो मच आंटी। आपको पता नहीं आपने मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब हम किसी प्रॉब्लम में हो और हमारे पास कोई बात करने वाला ना हो या हाथ बढ़ाने वाला ना हो ना, तो बहुत खालीपन सा लगता है। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह अंजलि और शीला की बातचीत होने लगी थी। अंजलि को जब भी कोई परेशानी होती तो वो उस चीज का सोल्यूशन शीला से मांग लेती थी। आंटी जी, आज मैंने फिर से केक बनाया, लेकिन अच्छा नहीं बना। एक काम करो, मैं तुम्हें केक बनाकर दिखाऊंगी, उसके बाद तुम ट्राई करना। ठीक है।
कुछ दिन बाद जब अंजलि शाम को बाजार से घर वापस आ रही थी तब। आ गई बाजार से बेटा? जी आंटी जी, बस अभी आई। आज तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी आंटी जी। और हाँ, तुम घर पर सारा सामान रखकर यहाँ आ जाओ, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, अब परेशान मत होइए, मैं खाना बना लूंगी। अरे तुम सिर्फ खुद के लिए क्या ही बनाओगी, क्यों एक जने के लिए खाना बनाने के लिए परेशान होना? मैं यहाँ बना रही हूँ ना, उसमें से तुम भी खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी 10 मिनट में आई। शीला अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है। अंजलि शीला के घर खाना खाकर घर वापस आती है तो देखती है उसकी सास वहाँ पर पहले से ही थी। बहू आखिर तो कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं मम्मी जी, शीला आंटी ने मुझे खाने पर बुलाया था, बस उन्हीं के घर खाना खाने गई थी। क्या? हाँ। अच्छा क्या आपको भूख लगी है? आपके लिए खाना बनाऊं? नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। देख रही हूँ आजकल इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। इसने मुझसे बस एक बार पूछा और उसके बाद उसने मुझे पहले की तरह दोबारा टोका तक नहीं। सब उस शीला की वजह से हो रहा है। जब से उसके साथ रहने लगी है तब से मैं देख रही हूँ इसके बिल्कुल तेवर बदल गया है। अगले दिन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गिफ्ट में क्या लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद आइडिया, मैं शीला आंटी के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। अंजलि शीला के पास जाती है। बेटा मुझे लगता है लड़कियों को सबसे ज्यादा ड्रेसेस या मेकअप ही पसंद आता है। हाँ, और? या फिर किचन का कोई सामान दे दो, तुम किसी को टोस्टर भी दे सकती हो। हाँ आंटी जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप ना मेरी बहुत मदद करती हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी तुम बहुत प्यारी हो, कौन तुम्हारी मदद करना नहीं चाहेगा। थैंक यू सो मच आंटी, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। शांति अंजलि को शीला से इस तरह हंसकर बात करते हुए देख लेती है। फिर जब अंजलि घर के अंदर आती है तो उसे रोकते हुए कहती है, करके आ गई मेरी चुगली। क्या मम्मी जी, अब क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। बहू मेरे सामने ना ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत कर, सब जानती हूँ। तो हर रोज उस शीला के पास जाती है ना, जब देखो वहीं रहती है, उसी से बातें करती रहती है। मुझे सब पता है, वो तुझे मेरे खिलाफ भड़काती है ना। नहीं तो मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आंटी जी से एक हेल्प मांगने गई थी, वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करती। हम तो ऐसे ही बातें करते हैं और मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरी मदद करती है। हाँ सब समझ रही हूँ, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। और तुझे भी शर्म नहीं आई? घर में सास के होते हुए तो बाहर दूसरों से जाकर सब पूछ रही। तूने तो पड़ोसन को ही अपनी माँ बना लिया। रुक, मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। शांति गुस्से में आग बबूला होकर शीला के पास जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बहू को इतनी सारी पट्टी पढ़ा रखी है, अब वो मुझसे बात तक नहीं करती, बस पूरा दिन तेरे पास आकर खीखी खाखा करती रहती है। मैं जानती हूँ तू उसे मेरे खिलाफ भड़काती है ना। नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कभी तेरी बुराई नहीं की, हम तो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अरे इतनी भी कौन सी बातें हो गई जो कभी खत्म नहीं होती। जब देखो सुबह से लेकर शाम तक तेरे पास रहती है, कोई भी छोटी बात हो तो तेरे पास दौड़ी चली आती है। तूने मेरी बहू को ऐसी कौन सी विभूति चटा दी? मम्मी जी मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आंटी जी ने कुछ भी नहीं किया। अरे चुप कर, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस समय मुझसे झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा सच सामने आ गया है ना। अरे शांति बहन, हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। अंजलि और शीला के बहुत समझाने के बाद भी शांति नहीं समझती। तब भी शांति उन दोनों को भला बुरा कहने में ही लगी रहती है। तब वहाँ उसका बेटा रोहन आता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह यहाँ लड़ क्यों रही हो? अरे बेटा देख, आज इसे कुछ पूछना था, उसने मुझसे नहीं पूछा, ये सीधे इस शीला के पास चली आई। ये हर छोटी छोटी बातें इसी से पूछती है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती। शीला ने इसे मेरे खिलाफ भड़का रखा है, दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगी रहती है, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। ये ना मुझे पूरी तरह इग्नोर करने लगी है। शांति रोहन को सारी बात बताती है और आराम से सुनने के बाद, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मम्मी जी को इग्नोर नहीं करती। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। देखो मम्मी, बात ऐसी है, इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी गलती है। वाह बेटा, अब तू भी इसकी साइड ले रहा है। मेरी भला क्या गलती?
मम्मी जब भी अंजलि आपसे कोई बात पूछती थी, आप हमेशा उसे डांटती थी और कभी उस बात का सीधा जवाब नहीं देती थी। आपने कभी उसकी परेशानी को नहीं समझा और ना ही उसे हल करने की कोशिश की। आप जानती है ना कि अंजलि की माँ नहीं है। उसे भी तो अपना दुख दर्द बांटने के लिए और परेशानियों का हल निकालने के लिए किसी से बात करने की जरूरत होती थी। हम आपको कितना समझा देते कि उससे गुस्से में बात मत करो, लेकिन आप अक्सर गुस्से में ही बात करती थी। लेकिन बेटा। लेकिन नहीं मम्मी, अंजलि घर में नहीं थी, उसे सब तौर तरीके नहीं मालूम थे। जब भी वो आपसे कुछ पूछती, आप उससे कहती कि तुझे इतनी छोटी चीज नहीं पता। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो उसे प्यार से समझाया जाता है, ना कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। मैं घर में रहकर सब देखता था और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आप नहीं मानी। और अंजलि आपसे कुछ इसलिए पूछती थी क्योंकि वो डरती थी कि कहीं उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि उससे कोई भी गलती हो। हाँ शांति, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। अगर अंजलि को परेशानी होगी तो वो तुमसे ही पूछेगी ना, क्योंकि तुम ही तो उसकी माँ हो। मम्मी जी, मैं कभी आपको इग्नोर करना नहीं चाहती थी और ना ही मैंने कभी आपकी बुराई की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने में डर लगता था। तब शीला आंटी मेरी मदद करती थी। सभी के समझाने के बाद आखिरकार शांति को सब समझ में आता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं तेरे साथ प्यार से रहूंगी और तेरी हर चीज में मदद भी करूंगी। अरे सोना भाभी, और कितनी देर लगाओगी? पूरे 8 बज गए हैं, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे सोना, मेरी एक जुराब किधर है? यहाँ एक ही दिख रही है। अरे रश्मि बहू, जरा घड़ी में टाइम भी तो देखो, पूरा 1 घंटा हो गया है उठे हुए। न चाय है न पानी है, जाने किस काम में लगे हुई है दोनों। तभी किचन में से दोनों के हंसने की आवाज आती है। सही कहती हो दीदी आप, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन इन लोगों को कभी भी बहुओं का काम समझ में नहीं आता। अभी सिर्फ 2 मिनट आवाज नहीं दी है हम लोग, उसी में पूरे घर में तहलका समझ गया है। वरना ये सब कहती क्या है, तुम दोनों पूरा दिन करती क्या हो? वही तो, अब उनको भी समझ में आना चाहिए। अरे सोना, तेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, मेरी शादी को 6 साल हो गए। इन सब के साथ रहते रहते ना मुझे तो अब आगरा जाने की जरूरत लगने लगी है। क्या दीदी, आप भी मजाक करती हो? अरे मेरी जेठानी का जवाब नहीं है, पूरे घर का काम अकेले ही कर लेती थी, लेकिन अब मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। वो तो है, तुम हो तभी तो मुझ में हिम्मत है, वरना भगवान ही जानता है मेरा क्या हाल होता था। तभी सुनील किचन में आता है और कहता है, तुम दोनों को यहाँ मस्ती सूझ रही है और वहां मम्मी चाय के लिए आवाज लगा रही है। अरे चाय के लिए आवाज लगा रही है तो चाय यहाँ बन रही है ना। आपको क्या है, सिर्फ सुबह उठकर तैयार होना है और हमें पूरे घर को तैयार करना है। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुनील हाथ झटकते हुए चला जाता है। तभी रश्मि सास के लिए चाय लेकर पहुंचती है। अकेली चाय? अरे भैया, पूरे 8:30 बज गए, अभी तक सिर्फ चाय ही बन पाई। अरे चाय के साथ थोड़े ब्रेड पकौड़े भजिए ना हो तो मजा नहीं आता। हाँ मम्मी जी, आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा ना। इधर हमारे पतिदेव को ऑफिस जाना है, देवर जी को ऑफिस जाना है और हमारी प्यारी ननद को भी कॉलेज जाना है। अब एक साथ सभी का काम तो पॉसिबल नहीं है। और ठंड आप देख रही हैं कितनी है, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है। तुम लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते और हम लोग अपने जमाने में इतना काम करके रख देते थे। तभी सोना पीछे से आती है। तो मम्मी जी, इसी बात पर बैठे बैठे आप जरा ये मटर छील दीजिए ना, अभी बढ़िया गर्मा गर्म मटर के समोसे बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे मेरी नजर कहाँ काम करती है, अब इस मटर में कहीं कीड़ा वगैरह चला गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। और तुम दोनों का क्या होगा, तुम दोनों मिलकर छीन लो। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, सबको इस घर में बस ज्ञान देने की आदत है, किसी की कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन ज्ञान, आहा, ज्ञान देने में तो सब श्री श्री 1008 शंकराचार्य जी महाराज को भी मात देते। थोड़ी देर बाद रश्मि बाथरूम में जाकर देखती है कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। ये भगवान, कल ही तो 2 टब भरकर कपड़े धोए थे, आज फिर से इतने सारे कपड़े। तभी पीछे से ससुर जी की आवाज आती है। अब बहू, जब परिवार बड़ा है तो कपड़े तो होंगे ना। जी पापा जी, लेकिन परिवार में जब सब है तो सबको सोचना चाहिए ना। देखा, अभी वही तो कह रही थी, ज्ञान देने में सब 1 नंबर के उस्ताद है।
तभी थोड़ी देर में फिर बर्तन वाली बाई शीला काम करने आती है। अरे क्या भाभी जी, इतना बर्तन मैं आपके घर काम नहीं कर पाएगी। आपके घर आपकी देवर की शादी हुई तब से आपकी सासू माँ ने कहा था कि शादी के बाद तेरा पगार बढ़ा देगी, लेकिन अब देखो अभी तक पगार नहीं बढ़ी और बर्तन भी कितना हो रहा है आपके घर पे। बाप रे, ठंड देख रही हो भाभी जी, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस ठंड में मैंने बोल दिया कि मैं एक ही टाइम काम करेगी, एक टाइम बर्तन साफ करेगी। हाँ, एक टाइम क्यों करेगी भाई? जब खाना 2 टाइम बन रहा है तो एक ही टाइम बर्तन साफ करके कैसे काम चलेगा? अरे भाभी जी, आपका खाना 2 टाइम नहीं, दिन में 6 टाइम बनता है। अब बर्तन देखते हैं, 4 डलिया भर के बर्तन होता है। मैं नहीं कर पाएगी आपकी घर। अगर नहीं बन रहा है तो मैं कल से काम बंद कर देती है। आप मेरा हिसाब कर दो और कोई दूसरी देख लो। जब कोई दूसरी देखोगे और मेरे से डबल पगार मांगेगी ना, तब आपको समझ में आएगा भाभी जी। अरे तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, आपका काम चले की रुकी मेरे को नहीं पता। अगर करेगी तो एक ही टाइम करेगी, नहीं तो फिर आप मेरे को बता देना, मैं छोड़ देती है। लेकिन मैं 2 टाइम बर्तन नहीं करने वाली। कितनी ठंड है बाबा, मेरे को भी तो ठंड लगती है। पीछे से आशा जी आती हैं। अरे कितना बोलती है तू, काम का क्या है, कर लेंगे ये दोनों, तुम दोनों मिलजुल कर लेना। आशा जी की बात सुनकर रश्मि और सोना एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं कि चलो भाई, एक काम लिस्ट में और जुड़ गया। अब दिन में एक बार बर्तन भी साफ करना है। शाम होते होते सारे लोग घर में जमा हो जाते हैं। इसी बीच आशा जी सोना से पूछती हैं, सोना आज खाने में क्या बन रहा है? मम्मी जी, आलू मटर की सब्जी और रोटी, साथ में सलाद भी है। क्या बहू, कम से कम इस सर्दी के माहौल में सरसों का साग तो होना चाहिए था। अगर सरसों का साग नहीं बन पा रहा तो मेथी के पराठे और बथुआ का रायता ही खिला देती। ठीक है मम्मी जी। वहाँ पर आशा जी, शिवानी, अशोक जी और श्याम भी बैठे होते हैं। सोना किचन से मेथी निकालने के लिए जाती है। थोड़ी देर में वो किचन से आती है तो उसके हाथ में 3 गड्डी मेथी, 2 गड्डी बथुआ और ढेर सारा हरा धनिया था। ये देखकर रश्मि अपनी ननद शिवानी से कहती है, दीदी ज़रा हेल्प कर दीजिए ना, फिर आज डिनर में मेथी के पराठे और बथुआ का रायता बनाते हैं। ये देखकर शिवानी कहती है, क्या ये मेथी है? इसको कैसे साफ करते हैं? क्या दीदी, आपको इसे साफ करना भी नहीं आता? आओ मैं सिखाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं अभी नहीं, बाद में सीख लूँगी। अभी मुझे इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करनी है। आज पूरा दिन में सुबह से एक भी रील अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं। चलो भैया, मैं भी चलती हूँ, मेरे ना घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, सुबह से बिल्कुल आराम नहीं मिला। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। आज सुबह से सिर्फ आप बैठी हो, आप बिल्कुल लेटे नहीं हो। जाइए, लेट कर आराम कर लीजिए। चलो भाई, हम भी चलते हैं, लेकिन तुम लोग खाना ज़रा जल्दी बना लेना। सर्दियों में ज़्यादा देर से खाना मुझे राज नहीं आता। तभी अशोक के पीछे पीछे श्याम भी उठकर जाने लगता है। अब आप भी उठ रहे हो? अरे ज़रा ये साफ़ तो करो, इतनी सड़ी मेथी है, हम दोनों अकेले कैसे करेंगे? ऊपर से बथुआ भी साफ़ करना है। हाँ, अब मैं यही काम करने के लिए तो रह गया हूँ। यही काम से क्या मतलब है? अरे संजीव कपूर, रणवीर बराड़, विकास खन्ना अगर आपकी तरह यही सोच लेते तो वो क्या आज इतने बड़े शेफ होते? सुना डार्लिंग, तुम्हें बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। और सब ऐसा ही धीरे धीरे कहकर वहां से चले जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ सोना और रश्मि। देख रही है सोना, सिर्फ हम दोनों के शरीर ही रोबोट के बने हैं, बाकी ये सब थक जाते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल थकावट नहीं होती। अरे होनी ही नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं दीदी, काम तो है ही, ऊपर से ये ठंड का आलम। कल से तो शीला भी एक ही टाइम आएगी। कल से क्यों भाई, आज ही रात में बर्तन साफ करके रखने पड़ेंगे, वरना सुबह तक इतनी लंबी पछाड़ हो जाएगी, उसको कौन साफ करेगा? शीला तो सुबह 10 बजे आती है, आज शाम को वो कहाँ आई है? और सुबह ही 7 बजे से ही बर्तन चाहिए हमें। अब सोना और रश्मि सारी हरी सब्जियां साफ करते हैं, उसके बाद मेथी का पराठा और बथुआ का रायता बनाते हैं। अब जैसे ही रायते में तड़का लगाते हैं, आशा जी की नाक में बेडरूम तक खुशबू पहुंच जाती है और वो निकलकर बाहर आती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बढ़िया सा रायता तैयार हो गया है? आहा, क्या हींग जीरे का तड़का मारा है बहू तुमने, जरा लाकर चखाओ तो जरा। रश्मि और सोना किचन में थे। देख रही है सोना तू, वैसे मम्मी जिसे चला नहीं जाता, अब देखो कैसे दौड़ लगाकर भागते हुए आ गई। हाँ लाती हूँ मम्मी जी। इतना कहकर रश्मि कटोरी में रायता लेकर बाहर आती है।
आत्मा तृप्त हो गई। क्या ही मस्त रायता बनाया है बहू तुमने। हम भी अपने ज़माने में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपनी सास को खिलाया करते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने बड़ी बेटी निधि अपने बच्चे के साथ आई थी। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया किया तूने, एकदम ठीक समय पर आई है मेरी बिटिया रानी। ले चल बैठकर मेथी के पराठे खा गर्मा गर्म। और दामाद जी कहाँ रह गए? वो बस अभी थोड़ी देर में आते होंगे मम्मी जी। एक्चुअली गोलू की भी क्रिसमस की छुट्टियां लग गई हैं और अब 3 दिन की इनकी भी छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा चलो मायके ही हो आऊँ। तभी आवाज़ सुनकर रश्मि किचन में सोना से कहती है, बहन अब कमर कस ले, असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या हुआ दीदी, अभी मैं समझी नहीं। कोई नहीं, अभी तो खुद ही समझ जाएगी। रश्मि कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही निधि किचन में आती है। और भाभिया क्या पक रहा है आज हमारे किचन में? आप लोग तो निकल कर नहीं आए हमसे मिलने हमारी आवाज़ सुनकर। एक हम है जो अपनी भाभियों पर जान दिए देते और एक हमारी भाभियाँ। चलो भैया हम तो चले, वैसे ही 2-4 दिन के लिए तो आते हैं। रश्मि मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे पता था 6 साल से यही डायलॉग रिपीट हो रहा है, लेकिन सोना सुनकर परेशान थी। ये क्या हो रहा है भाई, बिन बात की इतनी सारी बातें कैसे बना दी दीदी ने? नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? एक्चुअली हमें आपके आने की आहट नहीं हुई ना। तब तक निधि चली जाती है और निधि के जाते ही रश्मि हंसने लगती है। मना लिया ननद रानी को। अरे ये है हमारी बड़ी ननद रानी, तिल का ताड़ राय का पहाड़ बनाने की स्पेशलिस्ट। और दूसरा, ये भाभी पर जान नहीं देती बल्कि उनकी जान, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब निकाल लेती है। सोना बड़े ही आश्चर्य से डरते हुए रश्मि को देख रही थी। मतलब दीदी आप कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस देखती जाओ कि अब असली खेल कैसे शुरू होता है। तभी बाहर से आवाज आती है। रश्मि और सोना बाहर जाते हैं। दोनों लोग ध्यान से सुनो, अभी दामाद जी आने वाले हैं, 1 घंटा है अभी उनको आने में, तो जल्दी से सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लो। और हाँ, लगे हाथ वो बाजरे का चूरमा बनाना ना भूलना। और साथ में मेरे हाथ की वो सिलबट्टे की धनिया की चटनी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है, क्या ये बनाऊंगी मैं। तुम लोग ज़रा वो धनिया की चटनी अमरूद डाल के बना लेना, बड़े ही खुश हो जाएंगे दामाद जी। सोना और रश्मि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं क्योंकि अभी ही तो वो मेथी के पराठे और बथुआ का रायता बनाकर फ्री भी नहीं हुए और अब नई फरमाइश। जी मम्मी। दोनों किचन में घुस जाते हैं। तभी निधि किचन में आती है। भाभी आपकी शादी के बाद मैं पहली बार रहने आई हूँ, आप लोग मुझे नेक में क्या दोगी? आपको जो अच्छा लगे। सोना इतना कह पाती है तब तक रश्मि नीचे से उसे लात मार देती है। अच्छा भाभी, तो वो जो हैंडबैग आप अपनी शादी में लाई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो ब्लू वाली साड़ी भी मुझे चाहिए। वो पहनकर तो मैं किसी होर की परी से कम नहीं लगूंगी। वैसे भी ना वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा खास भी नहीं लग रही है। सोना उसका मुंह देखती रह जाती है और रश्मि नीचे सर करके हंस रही थी और निधि चली जाती है। दीदी क्या अजीब औरत है ये, वो ब्लू साड़ी मेरी नानी ने मुझे दी है, वो मैं कैसे दे सकती हूँ? ऊपर से कह रही है तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं दूंगी उनको वो साड़ी। अरे अभी उनका तुरुप का इक्का फेंकना बाकी है, तुम उसमें फंसे बिना रह नहीं सकोगी। सुन बेबी। खाने के टेबल पर खाना तो काफ़ी बढ़िया है, आप दोनों के हाथों में जादू है, जादू। इतना टेस्टी साग पहली बार खाया मैंने। तभी निधि नीचे से नितिन को लात मारती है, लेकिन वो गोलू को लग जाती है। क्या मम्मी आप इतनी जोर से पैर क्यों मार रही हो? अरे बेटा वो गलती से लग गया। लेकिन आशा, सोना और रश्मि समझ जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हो दामाद जी? मेरी निधि अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे उनको साग का आनंद लेने दो। क्या तुम भी आशा यही टेबल पर एकता कपूर का डेली सोप शुरू कर देती हो? सब हंसने लगते हैं। मम्मी मैं वो आपको बताना भूल गई थी, मैं ना आज शाम की शादी के बाद पहली बार घर आई हूँ, तो सोना भाभी मुझे वो हैंडबैग और ब्लू वाली साड़ी दे रही हैं गिफ्ट में। कहाँ है वो साड़ी भाभी, निकाल कर लाओ ना, मुझे ज़रा नितिन को भी दिखाना है। ये सुनकर सोना के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। अरे मैंने इनको कब बोला कि मैं इनको वो साड़ी और बैग दे रही हूँ? सोना को मजबूरी में लेने के लिए रूम में जाना पड़ता है। तभी रश्मि भी उसके पीछे हो लेती है। देखा ना ननद रानी का तुरुप का इक्का, इन्होंने सबके सामने कहा इसलिए तुम मना भी नहीं कर पाई। हाँ अब मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन भाभी मुझे अपनी नई साड़ी देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से वो मेरी नानी माँ की निशानी है,
और जब मैं अपनी शादी में सबके लिए गिफ्ट लाई थी तो फिर ये कौन सा नया निकला। अब तुम इसके लिए परेशान ना हो, ये मेरे पर छोड़ दो कि कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है। तभी हॉल से आवाज आती है, अरे कहाँ रह गए आप लोग? भाभी मेरी भी थाली लगा दो, बड़े जोर की भूख लगी है। देखो मैं इसी का कह रही थी और फरमान आ भी गया। लाओ तुम ये साड़ी मेरे हाथ में पकड़ाओ और आगे चलो। सोना आगे जाकर खाना परोसने लगती है। रश्मि पीछे से साड़ी लेकर आती है। लो जी दीदी आपकी साड़ी। हाँ हाँ वहाँ रख दो, अभी मैं खाना खा लूँ, आप ना जल्दी से रोटियाँ लाओ। अब दोनों मेहमान नवाजी में लग जाती हैं और निधि भी साड़ी वहीं रखकर भूल जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने रूम में रजाई में घुस जाते हैं और शुरू होता है बातों का दौर। लेकिन दोनों बहुएं तो किचन में ही लगी हुई थी। दीदी बर्तन देख रही हो? हाँ सोना, मैं भी बर्तन ही देख रही हूँ। कितनी देर में साफ करेंगे ये? दीदी करना तो है ही, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। दोनों बर्तन मांजना शुरू करते हैं और पूरा 1 घंटा लगाकर बर्तन साफ करते हैं। उसके बाद किचन साफ करके फ्री हो रहे थे कि दीदी बहुत जोर की ठंड लग रही है, अब खाना खाने की हिम्मत तो है ही नहीं और ना ही अब इतनी रात को भूख लग रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों 1-1 कप अदरक वाली चाय पी लेते हैं। सुनो सोना, मैं ना आज तुमको गुरु मंत्र देती हूँ। तुम अभी इस घर में नहीं हो ना? तभी सोना चाय चढ़ाती है और बाहर से आवाज़ आती है, अरे बहू चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही हो क्या? तो हमारे लिए भी बना लेना, यहाँ सब चाय के इंतज़ार में ही बैठे हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख माथे पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं और चाय रेडी करके सबको पिलाती हैं। लेकिन वो साड़ी वहीं हॉल में रखी रह जाती है। अगले दिन ठिठुरती ठंड में पूरा घर सोया हुआ था, लेकिन दोनों बहुएं फिर से उठती है और किचन में अपना काम शुरू कर देती हैं और सबकी चाय पानी में लग जाती हैं। इधर दोनों ननदों ने अपने ढेर कपड़े धोने को दे दिए। शिवानी छोटी भाभी सोना के पास जाती है। भाभी आप कपड़े धो रही हो क्या? हाँ दीदी धोने ही जा रही हूँ बस। अच्छा भाभी प्लीज़ आप मेरे ये कपड़े धो देना, मेरे कॉलेज में परसों पार्टी है। और ये वाइट वाला ना अलग से धोना क्योंकि कहीं कोई दाग ना लग जाए, और ये वुलन क्लोथ्स इसी के पानी में धोना। ये सब सुनकर सोना का सर चकराने लगा। एक तो यार वैसे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से ये इतने तरह के कपड़े दे गए जिनको अलग अलग तरह के पानी में धोना पड़ेगा। तभी बड़ी ननद निधि भी आती है। भाभी आप कपड़े धोने जा रही हो क्या? इतने सारे कपड़े? भाभी आप रोज कपड़े नहीं धोते जो इतना ढेर लग गया? सोना ये कह पाती कि ये कपड़े उसके नहीं है, उससे पहले ही निधि अपने कपड़े पटक कर चली गई। अरे ऊपर वाले। तभी वहां रश्मि आ जाती है और उसके कपड़े देखकर समझ जाती है। सोना डार्लिंग तुम अभी भी बहुत भोली हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ और वो जो गुरु मंत्र रह गया था ना वो भी तुमको देती हूँ। तब तक सासू माँ की आवाज़ सुनकर रश्मि को जाना पड़ता है और फिर इतने सारे कपड़े सोना अकेले ही धोती है। उधर घर में भूचाल सा आया होता है। बड़ी ननद निधि की वो सोना के द्वारा दी गई साड़ी मिल नहीं रही थी। शोर सुनकर सोना बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, अब परेशान क्यों लग रही हैं? अपना ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करिए। आपने जो साड़ी मुझे दी थी वो कहाँ गई? मतलब दीदी मैंने तो वो साड़ी वहीं रखी देखी थी जहां आपने रश्मि दीदी को कहा था रखने के लिए। अरे तो फिर कहाँ चली गई साड़ी? थोड़ी देर में शोर शांत हो जाता है और सब वो साड़ी के बारे में भूल जाते हैं। 2 दिन बाद निधि भी अपने ससुराल चली जाती है। फिर रश्मि एक दिन सोना को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? अरे 1 मिनट बैठो तो सही। और फिर सोना को निकालकर उसकी साड़ी देती है। सोना चौंक जाती है। ये क्या दीदी, ये साड़ी आपको पता था फिर आपने बताया क्यों नहीं? अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इस साड़ी को संभाल कर रखो, ये तुम्हारी नानी की निशानी है ना। और हाँ ना कहने की आदत डाल लो सोना, यही इस घर में रहने का गुरु मंत्र है। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते और ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी खुश नहीं करना जिससे आपकी खुशी से कोई फर्क ना पड़ता हो, जिससे आपकी कोई परेशानी का एहसास ना हो और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ये साड़ी वहां पड़े मैंने देखी थी तो उठा ली, अब उनको वापस नहीं देना, समझी? और फिर ये ठंड का क्या है, ये तो धीरे धीरे चली ही जाएगी। मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं विदेश जाऊं। आप में से भी कई लोगों का ये सपना रह चुका होगा ना। हमारी सपना बहू को भी अब ये चस्का लग चुका था और उसकी सुई भी बस एक ही चीज पे आकर अटक चुकी थी और वो थी कनाडा। आइए देखते हैं कि सपना कनाडा जा पाती है या नहीं। कनाडा, अब क्या बताऊं मैं तुझे कनाडा के बारे में। वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी ना इंग्लिश में बात करते हैं। वाह यार, तेरा बेटा भी करता है क्या इंग्लिश में बात?
अरे अम्मा, हमें सुसु आ रही है। अरे कितनी बार कहा है इंग्लिश में बोला कर, वहाँ है बाथरूम, जा करके आ सुसु। वो क्या है ना, अभी इंडिया में है ना, तो बस इसीलिए, नहीं तो वहाँ कनाडा में तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देता है। वाह, और बताना कनाडा के बारे में। अरे अब क्या क्या बताऊँ तुझे पता है, हमने अभी CMW ली है। BMW तो सुनी है, ये CMW क्या होती है? तुझे नहीं पता? तू कनाडा नहीं गई क्या? यहाँ तो अभी 4G चल रहा है ना, वहाँ तो 10G तक पहुँच गए। अरे रीना, तेरी बातें सुनकर ना मेरा भी मन अब कनाडा जाने को कर रहा है। हाँ तो आ जाना, किसने रोका है? अभी से वीजा के लिए अप्लाई कर ले। अरे नहीं ना यार, यहाँ सबसे पहले मेरे पति देव को मनाना पड़ेगा, वो इंडिया छोड़कर चले तब ना। अरे तू उन्हें जब कनाडा के फायदे बताएंगी ना, तब वो समझेंगी। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं रोज अपने पति से कहती थी कनाडा में ऐसा होता है वैसा होता है, फिर धीरे धीरे उनका भी मन कर गया चलने का, और आज देखो हम कनाडा में रहते हैं। हाँ, मैं भी ना आपसे यही करूँगी। अब मेरा बस एक ही लक्ष्य है, कनाडा जाके रहना। ये हुई ना बात। और हाँ, कनाडा जाकर तेरा ये तेजीपन भी ना ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी, टिप टॉप। आए बेटा चलना, सारा दिन देखो खटर पटर चल रहा है कि मारे एक लात अभी यहीं। आंटी जी ये देख लीजिए, ये है टिप टॉप। अरे चल रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा हम चलते हैं। ठीक है, बाय सिया। मुझे भी कनाडा जाना है बस। आज से मिशन कनाडा शुरू। सहेली की बातें सुनकर अब सपना पर भी कनाडा जाने का भूत सवार हो चुका था। अब वो हर बात में कनाडा के गुणगान करने लगी थी। अरे वाह, जरा ये देखो सपना, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ना। हाँ अच्छी है, पर पता है क्या, मैंने सुना है कि कनाडा में इससे भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी, आसमान को छूती हुई। तुमने कहा सुन लिया कनाडा का किस्सा अब? अरे आज मेरी सहेली आई थी ना, वो कनाडा में रहती है, वही बता रही थी। सुनिए ना, मैं तो कहती हूँ हम तीनों भी कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। क्या कनाडा? अरे नहीं नहीं, यहाँ मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, घर है, रिश्तेदार है, माता पिता है, ये सब छोड़कर मैं कनाडा क्यों जाऊँ? अरे आप समझ नहीं रहे, कनाडा में हम सबकी लाइफ सुधर जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस चौंचले है, वहाँ की जिंदगी ज्यादा हार्ड है, तुम्हें पता भी है। ये कनाडा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे पर सुनो तो सही। अरे अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ जल्दी से। सपना पंकज से बात करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पंकज कनाडा जाने की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। अरे गोलू, आज तेरा स्कूल कैसा था? तुझे मजा तो आ रहा है ना बेटा? दादी अच्छा है, वहाँ हमें अलग अलग चीजें भी सिखा रहे हैं। आपको पता है पंकज, ये तो कुछ भी नहीं है। कनाडा में तो बच्चों को सब कुछ अपने आप करना सिखाते हैं, जैसे बस में कैसे चढ़ना है, अपना कमरा कैसे साफ करना है, अपने आप खाना कैसे खाना है, और भी हजारों चीजें सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, इतना सब सिखाते हैं बच्चों को? हाँ पापा जी, वहाँ के बच्चे तो बचपन से ही अंग्रेजी में बात करते हैं। वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है ना, बच्चों का भविष्य बन सकता है। अरे जो जिस देश में पैदा होगा वहीं की भाषा सीखेगा ना। अब यहाँ के बच्चे भी तो आसानी से हिंदी बोल लेते हैं, वहाँ के बच्चों को कहाँ आती है हिंदी? आप ना समझ ही नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे मैं सब कुछ अच्छे से समझता हूँ, समझ तुम नहीं रही हो। अरे कौन क्या नहीं समझ रहा, हमें भी तो कुछ बताओ। अरे कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी बहू के सर पर एक भूत सवार हो गया है, पर तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में उतर भी जाएगा। अरे ये तो बात समझने को तैयार ही नहीं है, कैसे मनाऊं? सपना जैसे जैसे पंकज को कनाडा की अच्छी अच्छी बातें बताती, वैसे वैसे पंकज उसे अलग अलग तरीके की लॉजिक देकर चुप करवा देता। एक दिन पंकज काफी गुस्से में अपने कमरे में आता है। वो खुद से ही बात कर रहा था। ये बॉस को भी पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी लगता है जॉब ही छोड़ दूं। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे पंकज, कब से हम कनाडा चलते हैं ना, वहाँ कुछ साल रहकर अच्छे से पैसे कमा लेंगे और यहाँ आकर फिर अपना बिजनेस कर लेंगे। अरे सपना, अब तुम ना फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। मैं तो आपके फायदे की ही बात कर रही हूँ, मुझे आपकी फिक्र है इसलिए। अब आप सोचिए, वहाँ गोलू का भविष्य कितना अच्छा हो जाएगा, वहाँ रहने के बाद वो पढ़ाई में भी कितना अच्छा हो जाएगा, हम दोनों भी वहाँ जॉब करेंगे तो हमारे पास बचत भी कितनी अच्छी होगी, और फिर कुछ सालों बाद हम यहाँ आकर कुछ भी कर सकते हैं। जरा सोचिए तो। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं, लेकिन कनाडा जाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें। अरे जरा सोचिए तो, आपके दोस्त भी जब आपसे बात करेंगे तो कैसा लगेगा कि हाँ मेरा दोस्त कनाडा में रहता है, सब लोग आपकी कितनी इज्जत करेंगे। हाँ कनाडा में रहने के फायदे तो हैं, लेकिन क्या? अभी ना मुझे नींद आ रही है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? सो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो। पंकज के मन में भी अब थोड़ा सा ही सही, लेकिन कनाडा के प्रति उत्साह तो जाग चुका था, और अब सपना को उस पर सही निशाना मारना था, जिसकी तैयारी वो रोज कर रही है। अरे नहीं मामा जी, पंकज को कहाँ पता होगा इन सब के बारे में,
वो तो कभी इंडिया से बाहर गए ही नहीं। आप मेरी कजिन ना पायल के पति से पूछिए, वो तो विदेश में ही रहते हैं, उनकी बहुत जानकारी इन सब के बारे में। हाँ, पंकज को विदेश के बारे में, वहाँ के कामकाज के बारे में, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अरे वो तो कभी जाना भी नहीं चाहते। हाँ, आप ना पायल के पति से पूछ लीजिए, वो तो इन सब बातों में काफी आगे हैं। अच्छा, अभी रखती हूँ फोन। तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम? तो और क्या कहती? आप थोड़ी ना गए कभी कनाडा जो आपको ये सारी बातें पता होंगी। गया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कुछ पता नहीं। मुझे काफी जानकारी है कि बाहर कैसे जाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। मैं नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि आप इसलिए कनाडा नहीं जाना चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि आप कनाडा में रह नहीं पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हें कनाडा लेकर चलता हूँ। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, हम कनाडा जाकर रहेंगे। ये हुई ना बात। तुम मैं अभी से कनाडा जाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। सपना अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने फाइनली पंकज को कनाडा जाने के लिए मना ही लिया। अब वो कनाडा की वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में लग चुका था। अब तो ये पुराने से कपड़े कौन ही पहनेगा। अब तो मैं कनाडा जाने वाली हूँ, वहाँ नए और मॉडर्न कपड़े पहनूंगी, नए नए जींस, टॉप्स, मैक्सी। मुझे तो सोच के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। कब जाऊंगी मैं कनाडा, कब वहाँ के खूबसूरत रास्ते देखूंगी, कब वहाँ जाकर पटर पटर अंग्रेजी बोलूंगी। मुझे तो अभी से थोड़ी थोड़ी पैकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कितना सारा सामान लेना पड़ेगा। अभी तो माँ जी और पापा जी को भी बताना है कि हम कनाडा जा रहे हैं। मैं उन्हें बता कर आती हूँ। सपना आंगन में आती है जहाँ उसके सास और ससुर बैठे थे। ये देखो कितना अच्छा है। क्या अच्छा है पापा जी? अरे ये प्लॉट बहू जो मेरे गांव में पड़ा है, अब वहाँ भी नई नई बिल्डिंग्स बनने वाली है, तो हमारे प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ अभी बेच देते हैं, काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा हमें। हाँ, इस बारे में पंकज से बात करने ही वाला था, पर उसने आकर कहा कि वो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने आपको बता दिया? हाँ, पंकज आज सुबह ही हमें बता कर गया है कि तुम दोनों कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हो। अब हम दोनों को तो ये बात कुछ सही नहीं लग रही है, लेकिन हम बच्चों के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ, पंकज बड़ा हो गया है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो कावेरी, हमारी बेटी भी तो है अंकिता, और हमारे दामाद आकाश, वो भी तो हमारे बेटे की तरह ही है। हाँ जी, सच कहा आपने। अंकिता तो उस दिन फोन पे कह रही थी भैया के जाने के बाद पापा और आप मेरे पास चले आना रहने। और आकाश तो कितना अच्छा है, बिल्कुल बेटे की तरह हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए मैंने आकाश कुमार को इस प्लॉट के सिलसिले में बुला लिया है। सपना बहू तुम चिंता मत करो, तुम दोनों आराम से कनाडा जाओ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। जी। सपना को ये बात अटपटी लग रही थी कि उसके सास ससुर उसकी ननद और दामाद को अब इतना तवज्जो दे रहे थे, लेकिन सपना और पंकज अब कनाडा की तैयारी में लगे थे, तो वो अपने सास ससुर को कुछ कह भी नहीं सकते थे। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। पापा जी ने आपसे कुछ बात की क्या प्रॉपर्टी के बारे में? अरे नहीं तो, मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ कल उन्होंने आकाश कुमार को बुलाया था किसी काम से। काफी देर तक बातें भी कर रहे थे दोनों, और फिर पता नहीं कहाँ गए भी थे। तो आपको भी बैठना चाहिए था ना बातें करने के लिए फिर। अरे पापा ने तो कहा था, लेकिन हमें कनाडा जाना है ना, तो मैंने ही मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहा? आपको इन चीजों में ना ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं हर जगह ध्यान नहीं रख सकता मेरी माँ। मैं कनाडा जाने के लिए तैयारी करूँ, वहाँ हमारे लिए घर देखूं, जॉब ढूंढूं, या फिर यहाँ पापा के साथ इन चीजों में ध्यान दूं। और वैसे भी आकाश कुमार इन चीजों में काफी होशियार है, वो संभाल लेंगे। वो तो संभाल लेंगे, लेकिन कहीं उसके बाद हमें कुछ संभालना ना पड़ा तो? पापा जी और माँ जी हमारे कनाडा जाने से खुश तो नहीं लग रहे, पर उन्होंने कहीं सब कुछ। अरे अब इतना क्या सोच रही हो, क्या हुआ? नहीं, मैं तो यूं ही बस। अरे अब हमारे जाने के बाद अंकिता और आकाश कुमार ही संभालेंगे ना माँ पापा को, तो सही है ना। अभी से वो पापा की मदद कर रहे हैं। हाँ सही है। चलो अब मैं डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ, अभी बहुत प्रोसेस बाकी है। सपना कनाडा जाने की जिद लेकर बैठी थी, जो अब पूरी भी होने जा रही थी। लेकिन अब उसका मन कनाडा जाने की तैयारी में कम, लेकिन यहाँ चल रही हलचल पर ज्यादा लगा हुआ था। आखिर चल क्या रहा है ये? आजकल पापा जी आकाश कुमार से हर दूसरे दिन मिलते हैं और पंकज को कुछ बताते भी नहीं। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं,
माँ जी और पापा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर अगर वो हमारे कनाडा जाने से नाराज हुए और सब कुछ अंकिता दीदी और आकाश कुमार के नाम पे कर दिया तो? नहीं नहीं, इसके बाद हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। मुझे नजर रखनी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। जाकर देखती हूँ अभी क्या बातें कर रहे हैं। सपना चुपके से अपने सास ससुर के कमरे में आती है और दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। हाँ अब अंकिता, मैंने भी यही सोचा है। पंकज और सपना तो जा रहे हैं कनाडा। अब जो है तेरा ही तो है सब कुछ, जो तुझे चाहिए ले जाना। अब पता नहीं सपना और पंकज तो कब लौटेंगे कनाडा से, लौटेंगे भी कि नहीं। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे जो चाहिए ले जाना, ठीक है। तेरे पापा आज वकील से भी बात करने वाले हैं वैसे, और उन्हें सब कुछ समझाने वाले हैं। वकील से क्या बात करने वाले हैं पापा जी? और ये माँ जी अंकिता दीदी से क्या कह रही है? सब कुछ तेरा है। माँ जी और पापा जी सच में सब कुछ अपनी बेटी और दामाद के नाम कर रहे हैं। फिर हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, हम अगर कनाडा चले गए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। अरे वकील साहब, अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया, मैं आपको ही फोन करने वाला था। कुछ काम था आपसे। पापा जी ने वकील साहब को फोन भी कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इनको? हाँ, ये सही रहेगा। आप कल घर पर ही आ जाइए, मैं आकाश कुमार को भी बुला लेता हूँ, फिर हम मिलकर बात कर लेंगे। पापा जी तो कल ही सब कुछ निपटाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सपना किसी भी हालत में अपने हाथ से सब कुछ जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए अब उसने सोचा कि वो कनाडा नहीं जाएगी और यहीं रहेगी, जिससे वो सब कुछ संभाल सके। पापा, एक खुशखबरी है, हमारा कनाडा का वीजा लग गया है। अब हम जल्दी ही कनाडा जाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, हम कनाडा नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना कनाडा। क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं जाना कनाडा? अरे मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हम चले जाएंगे तो माँ जी और पापा जी का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी कनाडा में सारी चीजें बहुत महंगी होती है, मुझे नहीं जाना। तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या पागलपन के? कभी जाना है कभी नहीं जाना है। कितनी मेहनत से मैंने वीजा लगवाया है। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। कनाडा में ना सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मेरी अंग्रेजी तो ठीक ठाक ही है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। हाँ बहू, तो एक बार फिर सोच ले, तेरा तो बहुत मन था जाने का। नहीं ना, अब मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना कनाडा। ठीक है, तो आज के बाद अगर कनाडा के बारे में तुमने मुझसे कहा ना, तो मैं तुम्हें अकेले ही कनाडा भेज दूंगा। सपना के अचानक ना कहने से पंकज काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन सपना खुश थी क्योंकि अब उसके सास ससुर उनका हिस्सा किसी और को नहीं देंगे। आइए वकील साहब, बैठिए। ये लीजिए, आकाश कुमार भी आ गए। अरे पापा, वकील अंकल को क्यों बुलाया है? देखो, मैंने ही आपको बचा लिया, नहीं तो हमारा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाता आज। अरे बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है हमने वकील साहब को। हाँ, वकील साहब की बेटी का रिश्ता हम आकाश कुमार के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, बस इसी सिलसिले में बुलाया है उनको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या रिश्ते की बात करने बुलाया है? मतलब प्रॉपर्टी की कोई बात ही नहीं थी। अरे आकाश कुमार, घर जाते वक्त अंकिता के लिए साड़ी लेते जाइएगा। मैंने तो कहा कि तुझे जो चाहिए ले जा, सब तेरा ही तो है, लेकिन वो मानी ही नहीं। आप ये साड़ी ले जाइएगा। अच्छा, तो माँ जी साड़ियों की बात कर रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? अपने कनाडा जाने के सपने पर खुद ही पानी फेर दिया। अब लगता है सपना को सपनों में ही कनाडा घूमना पड़ेगा। अरे सपना, कहाँ खोई हुई हो? चाय ले आओ ना। हाँ, कनाडा में। क्या? ना नहीं, कुछ नहीं, मैं कनाडा लेकर आती हूँ ना अभी। मेरा मतलब है मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। सोना बहुत काली है, लेकिन सोना के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सोना को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने देते कि वो काली है। पर सोना अपने ससुराल वालों की इसी बात का फायदा उठाती है और घर वालों से अपने मतलब के काम निकलवाती है। अब सोना की ये चालाकी उसके ससुराल वाले पकड़ पाएंगे या फिर सोना ऐसे ही अपने ससुराल वालों के साथ विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी? चलिए देखते हैं। एक दिन सोना ने अपने पति राहुल से कहा, राहुल जी, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न मानो तो?
सोना, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, पता तो है तुम्हें। तो आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? इसीलिए ना, क्योंकि मैं काली हूँ, आपकी भाभी की तरह गोरी नहीं हूँ। अरे सोना, तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? मैंने या मेरे परिवार ने कभी तुम्हारे रंग को लेकर तुमसे भेदभाव नहीं किया। और रही बात बाहर जाने की, तो ठीक है, आज शाम को तैयार रहना। ऑफिस से आने के बाद मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर पर। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। तभी सोना की जिठानी मीनू वहां आकर कहती है, अरे कहाँ जाने के लिए तैयार रहोगी? शाम को राहुल जी और मैं मूवी देखने और डिनर के लिए जाएंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। राहुल, शॉपिंग भी कराना सोना को। भाभी, आप दोनों मिलकर ना मुझे लूट ही लो। तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। जल्दी चलो, नहीं तो माँ डांटेगी। तीनों नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी सास सुलोचना आकर कहती है, वाह वाह वाह, जवाब नहीं मेरी दोनों बहुओं का। आते ही नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। अरे नाश्ते के पैर नहीं है जो खुद कर चला आएगा। जाओ नाश्ता लेकर आओ। दोनों बहुएं किचन में जाती है। तभी सोना कहती है, भाभी, मैं काली हूँ ना, इसलिए माँ ने मुझे इतना सुनाया। अरे कैसी बात कर रही हो सोना, माँ ने मुझे भी तो सुनाया। उनकी तो आदत है इस तरह से डांटने की। तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। सोना चली जाती है। मीनू नाश्ता लेकर आती है। शाम को सुलोचना सोना से कहती है, सोना बहू, आज खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? है? अभी तुम्हारा पति आएगा और खाना टाइम से नहीं मिलेगा तो वो तुम्हें ही डांटेगा। माँ, मैं बस जा ही रही थी। सोना किचन में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। तभी मीनू ने वहाँ पर आकर कहा, अरे सोना, तुम अकेले ही खाना बनाने लगी, मुझे बुला लेती। भाभी, मैं आपको कहती हूँ ना, माँ जी को मेरे रंग से बहुत परेशानी है, तभी तो आज उन्होंने मुझे इतना सुनाया और मुझे अकेले ही खाना बनाने के लिए भी कहा। सोना, तुम अपने मन में ऐसी बातें मत लाया करो। अरे माँ जी तुम्हें बहुत प्यार करती है, सच में। अच्छा एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना मैं बना दूंगी बस। लेकिन माँ जी। अरे माँ जी कुछ नहीं बोलेगी, जाओ तुम रेस्ट करो। सोना अपने कमरे में जाते जाते सोचने लगती है, भला हो मेरे काले रंग का, जो हर बार मुझे घर का काम करने से बचा लेता है। चलो आज भी मुझे घर के काम से छुट्टी मिल गई। सोना ये सोचकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई और आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति आया और उसे इस तरह सोता हुआ देखकर कहने लगा, अरे सोना, तुम इस समय क्यों सो रही हो? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? राहुल की आवाज़ सुनकर सोना की आँख खुल जाती है। वो कहने लगती है, राहुल जी, आपके घर वालों को मुझसे इतनी परेशानी थी तो उन्होंने आपकी शादी मुझसे क्यों करवाई? अरे किसी को तुमसे कोई परेशानी नहीं है, वहम है तुम्हारा। लेकिन आज तुम ये सब क्यों बोल रही हो? आपकी माँ ने मुझे खाना ना बनाने के पीछे बहुत बातें सुनाई। जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो भाभी ने मुझे यहाँ भेज दिया, और ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गोरी और सुंदर नहीं हूँ। सोना अपने पति को अपने वश में करने के लिए बेचारी की तरह रोने लगती है और अपने रंग को लेकर झूठी सच्ची कहानियां बनाती रहती है। अगले दिन सुलोचना की बहन की बेटी काव्या उनके घर पर आती है। कैसी हो बेटी, कैसे आना हुआ? कितने दिनों बाद तुझे मौसी जी की याद आई है? मौसी जी, कल ना मैं शहर से बाहर जा रही हूँ तो आप सबसे मिलने आ गई। भाभी कहाँ है? तभी मीनू और सोना वहाँ आ जाती है। काव्या उनसे मिलती है और कुछ देर रुकने के बाद काव्या मीनू को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, भाभी अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखना। और मीनू भाभी, ये गिफ्ट ना मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे काव्या, तुम मुझसे छोटी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भाभी आप भी तो मुझे गिफ्ट देती रहती हो, और मुझसे ले लो। काव्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोना को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं काली हूँ ना, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए ना, काव्या ने भाभी को गिफ्ट दी लेकिन मुझे नहीं दी। अरे कोई बात नहीं ना, सोना भी तो उसे गिफ्ट देती रहती है।
दिल छोटा मत कर बहू, मैं तुझे गिफ्ट दूंगी बस। अब सुलोचना अपनी बहू को गिफ्ट देती है, लेकिन फिर भी सोना का मुंह बना होता है। सोना अपने पति को सारी बात बताती है। वो सोना को समझाकर चला जाता है। अगली सुबह सोना सोकर उठती है तो घर में कोई नहीं होता। सोना कहती है, अरे ये माँ और भाभी कहाँ चली गई? खैर मुझे क्या, मैं इनके लिए नाश्ता बना दूँ, मेरा काम खत्म। सोना राहुल को नाश्ता देकर ऑफिस भेज देती है। दोपहर को सुलोचना और मीनू घर आती है। तभी सोना उनसे पूछती है, माँ जी आप दोनों सुबह से कहाँ गई थी? अरे मेहता जी की पत्नी का फोन आ गया था तो उनके घर पर चले गए थे। तो माँ जी मुझे भी ले जाती ना वहाँ पर। तुम सो रही थी तो तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। रहने दो माँ जी, मैं काली हूँ ना, इसलिए आप मुझे कहीं ले जाना पसंद नहीं करती। आपको शर्म आती होगी ना मुझे ले जाने में। अरे नहीं सोना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जाग रही थी इसलिए माँ मुझे ले गई। अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाती तो माँ तुम्हें भी ले जाती। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों करती हैं। सोना गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राहुल जब ऑफिस से आता है तो सारी बात राहुल को बताती है। सारी बात सुनने के बाद राहुल कहता है, अच्छा सोना, तुमसे सब भेदभाव करते हैं ना, तो मैं अलग घर ले लूँगा। इस घर में अब हम और नहीं रह सकते। राहुल जी हम अलग घर नहीं ले सकते, ये घर हमारा है। लेकिन घर में हम कैसे रहे? सब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना। अरे राहुल जी तो घर खाली करने की बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में मुझे कितना आराम है, काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। क्या सोच रही हो? मैं कल ही कहीं किराए पर घर देखता हूँ, तुम पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि उसमें भी तो टाइम लगेगा। ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब सोना सारी रात सोचती है कि राहुल को कैसे मना करे कि वो घर छोड़कर ना जाए। सुबह होते ही सोना राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल जी ये देखिए माँ ने मुझे कंगन दिए। अरे ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ, और भाभी ना कल मेरे लिए ये साड़ियाँ लेकर आई। देखा, माँ और भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुम कहते रहती हो कि तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अब ना आप घर छोड़कर मत जाइए, नहीं तो सब कहेंगे कि बहू ने बेटे और माँ को अलग करवा दिया। ठीक है, तुम फिलहाल मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। राहुल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और सोना उस दिन के बाद कभी अपने काले होने का रोना नहीं रोती। घर के कामों में हाथ भी बटाती है। अब ये तो सोना को नहीं पता कि राहुल ने घर छोड़ने की बात सोना को सबक सिखाने के लिए बोली थी या फिर सच में वो जाने वाला था। पर इस बात के बाद सोना सुधर जरूर गई।